अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर अमारा मालिक का एक इंटरव्यू पॉडकास्ट की शक्ल में आपके सामने पेश किया था। डॉक्टर साहबा जो हैं वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहबा फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम अटेंड करके अमेरिका से हाल ही में लौटी हैं। आपसे मैंने वादा किया था कि फुल ब्राइट की मालूमात तो मैंने पिछले प्रोग्राम में दे दी थी। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि 1 साल अमेरिका की यात्रा करने के बाद ये क्या हमें बताती हैं कि इन्होंने क्या सीखा, क्या देखा। फुल ब्राइट प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा मकसद भी यही होता है कि ये कल्चरल एक्सचेंज करें, ये अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम को समझें, वहाँ की सोसाइटी को समझें, वहाँ के रहन-सहन को समझें। तो आइए इनसे इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने वहाँ पे 1 साल गुज़ारा जी सर। और ज़ाहिर है ये अमेरिका का आपका पहला दौरा था। इससे पहले आप अमेरिका कम से कम नहीं गई थी। जी सर। कैसा पाया आपने? हम ये कैसे समराइज़ कैसे करेंगे? तफ़सीली बात हम बाद में करते हैं। अ, सर बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी एंड बहुत कर्टियस लोग, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले लोग, एक रिस्पेक्टफुल नहीं तो सोसाइटी। हम फिर कल्चर से या रहन-सहन से ही बात शुरू कर लें। जी सर। देखें, आप एक मुसलमान मुल्क से गईं, आपकी ड्रेसिंग, आप दुपट्टा भी ओढ़ती हैं। आपको किसी स्टेज पे कोई डिस्क्रिमिनेशन फ़ील हुई हो? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, इमिग्रेशन से लेके लैंड करने तक और वहाँ पूरा 1 साल गुज़ारने तक मुझे कभी भी ना हिचकिचाहट महसूस आपकी हुई। आपकी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोगों से मुलाकात हुई होगी। जी बिल्कुल सर, हुई बहुत। गोरे, काले, उसमें हिस्पैनिक तो कई होंगे, जी सर। इंडियन, पाकिस्तानी वहाँ पे जी। और भी होंगे। जी सर। तो किसी की तरफ से भी आपको किसी स्टेज पे नो सर। आपको ये नहीं फ़ील कराया गया कि आप किस तरह का लिबास पहनती हैं, आप किस तरह की लगती हैं, नज़र आती हैं? कहीं नहीं महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल, नेवर एवर, सही। नॉट अ सिंगल टाइम। तो लोगों का रवैया कैसा लगा? सर लोगों का रवैया वहाँ बहुत कर्टियस हैं, बहुत इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, रिस्पेक्टफुल सोसाइटी है और बड़ा आप यानी वो इस तरह से हैं कि आप उनके पास अगर कोई मसला लेके जाते हैं या प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो आपको फ़ील ऐसा होता है कि जैसे वो आपका ही मसला हल करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। आप किसी पब्लिक स्पेस में हैं, आप किसी पब्लिक ऑफ़िस में हैं, आप स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं, आप बस में हैं। हर जगह पे जो मुझे एहसास हुआ वो ये था कि लोग बड़ी मदद करने वाले और बड़े खुले दिल के ओपन फ्लेक्सिबल लोग हैं और वेलकमिंग हैं। अ, यानी उन्होंने डाइवर्सिटी को अब्सॉर्ब कर लिया हुआ है और डाइवर्सिटी को वो समझते हैं और उसको एप्रिशिएट करते हैं। नहीं तो आप जब यहाँ से गईं, ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ आपकी वाक़फ़ियत पहले से तो नहीं थी। जी सर। तो किसने आपको रिसीव किया और आपकी हेल्प की? सर ये थोड़ा-सा मरहला मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उन दिनों मेरी अपना जो मेरे सुपरवाइज़र थे, उनके साथ समहाउ राब्ता नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ उनको कोई अपनी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो दूर थे कि मेरे से राब्ता कर सकें। तो सर फिर मुझे फाइनली अपनी एक स्टूडेंट के ज़रिए एक पाकिस्तानी फ़ैमिली जो है, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ। वो फ़ैमिली जो मेरा टाउन था या सिटी था वो ब्लूमिंगटन था और ब्लूमिंगटन से जो है 45 मिनट की ड्राइव पे इंडियाना का इंडियाना एप्लिस जो उनका कैपिटल सिटी है उसका, वहाँ पर वो रिहाइश पज़ीर थे। उन्होंने सर मुझे रिसीव किया और मैं पहले एक कपल ऑफ़ डेज़ जो हैं उनके साथ उनकी फ़ैमिली के साथ मैं रही। उनका वहाँ पर घर था, वो पाकिस्तान से थे और वो हमारी ही फ़ील्ड के थे और वहाँ हमारी ही फ़ील्ड से रेलेवेंट जॉब भी कर रहे थे वहाँ पर। तो और उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे जो है ब्लूमिंगटन के एयरपोर्ट छोड़ा। से भी उन्होंने लिया? जी, एयरपोर्ट से भी उन्होंने लिया। लेकिन सर उससे पहले वहाँ पर एक इदारा था बिज़म, मेरा उनसे राब्ता हो गया था और वहाँ से उन्होंने 2 लोग जो है वो मुझे दिए थे उस ऑर्गनाइज़ेशन ने। वो एक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है, चूँकि ब्लूमिंगटन जो है वो एक यूनिवर्सिटी टाउन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स दूसरे मुल्कों से, दूसरे इलाकों से आते हैं। तो उस ऑर्गनाइज़ेशन का काम ही यही है कि वो स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से लेते हैं, उनको सेटल डाउन करने में हेल्प करते हैं और उनको सेटल डाउन
करवाते हैं, और जब तक वो तो वो स्टाफ होता है या ये वॉलंटियर्स होते हैं? सर ये सारे वॉलंटियर्स होते हैं, और ये चर्च के साथ एसोसिएटेड है असल में ये ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वॉलंटरली ही ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो सर एक वहाँ पे जो खातून थी वो मेलिसा थी, और एक पैगी थी जो उन्होंने मुझे दी। तो वो मुझे एयरपोर्ट से रिसीव करने का कह रही थी, लेकिन चूंकि मेरी इन फैमिली के साथ इनसे बात हो हो गई गई थी, और हमें भी ये था कि इतने लंबे सफ़र से जाएंगे तो आपको थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन सर जब हम वहाँ चले गए तो इन दो ख़वातीन ने हमारी भरपूर मदद की, हमें सेटल डाउन करने में, हर काम में, हर चीज़ में। जब गए तो बीमार भी हो गए, तो मेडिसिन से लेके तो घर की ग्रॉसरी से लेके, और गाड़ी भी नहीं थी, सो दे वर ऑलवेज अवेलेबल। एक मॉर्निंग में आ जाती थी और एक शाम में आ जाती थी। तो फिर सर कोई और हफ्ते बच्चों का एक्सपीरियंस, आपके हस्बैंड का एक्सपीरियंस है, वो भी घर से बाहर जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे, आपके सर हस्बैंड भी कहीं आते जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबका बहुत पॉजिटिव और बड़ा जो है खूबसूरत एक्सपीरियंस था। ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत अच्छा लगा उस सोसाइटी में। स्कूल बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने वाला या क्रेमिंग वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे, रट्टा सिस्टम नहीं है। ज़्यादा काम स्कूल स्कूल की में कोई हो फीस वगैरह पे की? कुछ भी नहीं सर। दिस वाज बिल्कुल फ्री? सर, ये दिस वाज द मोस्ट और ये अमेजिंग। पब्लिक स्कूल थे? जी बिल्कुल, मोस्ट अमेजिंग जो एक्सपीरियंस था वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना था। हम एक दिन गए और अगले दिन हमारे घर के पास ही स्कूल था, हम वहाँ चले गए और उन्होंने कहा जी ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें आप। हमने कहा हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, हमने अभी मोबाइल्स भी नहीं ख़रीदे, तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो उन्होंने अपने ही वो आईपैड दे दिया और हमने वहाँ बैठ के अपने तीनों बच्चों का एक ही जगह पे बैठ के, वो काउंटी का होता है फॉर्म, और आप एक ही जगह पे बैठ के वो फिल कर दें और स्कूल टिक कर दें। तो मेरा बड़ा बेटा और स्कूल में जा रहा था, वो घर से थोड़ा दूर था। दोनों छोटे थे जो थे, उनका तो बिल्कुल ही 2 मिनट की वॉक के ऊपर घर से नज़र आता था स्कूल। तो वो वहाँ पे जाना शुरू हो गए और एक दिन हम ये फ़िल करके आए और अगले दिन बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए। इतना आसान है स्कूल में दाखिला लेना? सर कोई उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं माँगी, कोई बच्चों की तस्वीरें नहीं माँगी, कोई कुछ उन्होंने रिक्वायर ही नहीं किया, बस हमने वो ऑनलाइन नहीं, फॉर्म तो फिल किए। बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं और वहाँ पे एडजस्टमेंट है, उसमें कोई मुश्किल नहीं पेश आई? सर कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बच्चे बहुत आसानी से एडजस्ट हो गए, क्योंकि वो यहाँ भी इंग्लिश बोलते थे और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे? जी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वो बड़ी आसानी से वहाँ पर एडजस्ट हो गए और वो बहुत शौक से स्कूल जाया करते थे, खुशी-खुशी स्कूल जाया करते थे। बड़ा बेटा जो था उनको बस लेने आती थी, तो फॉर्म फिल करके दिया तो शाम रात को 9 बजे उनकी ईमेल आ गई कि इतने बजे ये फ़लाँ नंबर बस जो है वो बस सड़क के इस तरफ आएगी, तो वहाँ पर आपने बच्चे को बिठा देना है सुबह 6:45 पे, और बस इतना सा सर, कुछ नथिंग, कोई बस की पेमेंट नहीं। मुसलमानों का वहाँ रहना-सहना आपने देखा, और लोग भी जी, मुसलमान होंगे, जी। कोई इस्लामिक सेंटर भी था वहाँ उस जी टाइम? सर, वहाँ पर एक इस्लामिक सेंटर था और हमारे जाते साथ ही चूँकि रमज़ान का महीना शुरू हो गया, तो फिर हम हर रोज़ इस्लामिक सेंटर जाया करते थे। अफ्तारी के वक़्त? अफ्तारी के वक़्त जाते थे। अफ्तारी से ज़्यादा सर वहाँ पर जाके सोशलाइज़ेशन के हमें पता चले चीज़ों का, फिर अपनी ज़ुबान बोलने वाले लोग भी मिल जाते थे। तो सर वहाँ पर हमें मिस्र, लबनान, इराक, शाम, अफ़गानिस्तान, बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से स्टूडेंट्स उनके साथ बांग्लादेशी होंगे, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन इंडियन, होंगे, मलाशियन होंगे, मलेशियन जो है, और पाकिस्तानी भी थे। सारी नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ जी, आते और थे। पाकिस्तानी भी जो है। काफ़ी बड़ा इस्लामिक सेंटर था? सर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन ठीक था। अ, नहीं, पर्पस बिल्ड था या किसी बिल्डिंग को नहीं, नहीं सर, पर्पसफुली बिल्ड था। यानी उसी पर्पस के बैठने लिए। की जगह अच्छी थी, बिल्कुल सर, नमाज़ हर पढ़ने चीज़ की थी, जगह नमाज़ खुली पढ़ने थी। की जगह थी, लाइब्रेरी थी सर उसके अंदर, उसके लॉन्स थे। उसमें तरावीज़ होती थीं, अज़ान होती है, 5 वक़्त की नमाज़ होती है, जुमा पढ़ने जाते थे बच्चे वहाँ पर। तो पूरी तरह से वो एक इस्लामिक सेंटर था और वहाँ पर हमारी फिर बहुत सी शनासाई भी हुई, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ। तो वो एक अच्छा, बड़ा किसी तरह का कोई बिटर एक्सपीरियंस आपको सोशल लेवल पे हुआ हो? किसी भी तरह का? कोई आपकी याददाश्त में है? सर मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कोई? सर एक भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ? सर मुझे पूरे 1 साल में कोई ऐसा यानी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर आप कहते हैं कि सोशली वहाँ पे रहना, वहाँ पे मूव करना, वहाँ पे लोगों से बातचीत करना, कोई मुश्किल नहीं पेश आती? सर हमारे पास गाड़ी थी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी बस पे जाती थी। मुझे बस में जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी हम मिलते थे, तो अब वहाँ पे हर कोई गाड़ी परचेज़ कर ली थी? जी सर, गाड़ी परचेज़ कर ली। तो आपके हस्बैंड का लाइसेंस वगैरह बन गया था सर सब कुछ हो गया था, आसानी से? आसानी से हो गया था। घर बैठे सर हर चीज़ के लिए अप्लाई किया था, उनका वर्क ऑथराइज़ेशन भी आ गई थी, घर बैठ के अप्लाई किया था। किसी चीज़ के लिए कहीं किसी ऑफ़िस जाना अच्छा, नहीं उनको काम करने की भी इजाज़त मिल गई? पड़ा। जी, उनको काम करने की इजाज़त और मिली। उन्होंने किया भी फिर? जी सर, बिल्कुल उन्होंने किया। उनका वो एक्सपीरियंस भी ठीक रहा? जी, उनका वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था।
चलें अब हम आ जाते हैं आपकी जो एजुकेशनल आपकी जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। सर एक आपने चीज़ जी, जी बताइए। एक चीज़ सर मैं उसमें मेंशन करना चाहूँगी कि हम समझते हैं कि हम बहुत पाकिस्तानियों के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है कि हम फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप के लोग हैं, बहुत दे करते हैं। लेकिन सर वहाँ जो मैंने एक लर्न किया सोशली, वो ये था कि ये सिस्टमैटिक होनी चाहिए। वो भी बहुत फिलैंथ्रोपी करते हैं और यानी ये जो बिज़म ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा एक आप कह लें कि फलाही इदारा था सही। और लोगों के फ़ंड से चल रहा था। लेकिन लोगों के फ़ंड जो हैं वो एक ख़ास अंदाज से चर्च में जमा होते हैं, उनका पूरा ऑडिट होता है, उसकी बजटिंग होती है। यानी वो चीज़ों को सिस्टमैटिकली हर काम को, यानी ये उस सोसाइटी में मैंने देखा। वक्त के सोशली भी लोग वक्त के बहुत पसंद पाबंद थे। यानी अगर वो मलीसा या पैगी मुझे कहती थी कि हम इतने बजे आ रहे हैं, तो वो ऐन उस टाइम के ऊपर वो मेरे घर के नीचे खड़े होते थे। सो ये मैंने वहाँ पे बहुत यानी फ़ील किया और ऑब्ज़र्व किया, मुझे अच्छा भी लगा। जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि आपका जो एजुकेशनल गोल्स थे, आपका यूनिवर्सिटी में जाना, आपका कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, उसके बारे में भी कुछ बताइए? जी बिल्कुल सर, वहाँ पर रिसर्च का कल्चर बड़ा ज़्यादा डेवलप है। बड़ा फैसिलिटेट करते हैं वो रिसर्चर्स को। मुझे कार्ड दे दिया गया था और मैं किसी टाइम भी यूनिवर्सिटी जा सकती थी, यानी किसी टाइम भी मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बंद नहीं होता था। यानी कार्ड का मतलब है कि मेन गेट आप खोल लें जी, डिपार्टमेंट और का, डिपार्टमेंट में जाएँ और अपने ऑफ़िस में भी ऑफ़िस का तो ख़ैर जी, आपके और पास है। सिक्योर सिस्टम है, सेफ़ है वहाँ पर। अ स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो शेयर करते थे कि हम कैंपस में सिक्योरिटी का अच्छा सिस्टम था। बहुत अच्छा सर, 12 बजे हम रात को यहाँ से गए हैं। जैसे एक दिन एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि वो सुबह 4 बजे से यहाँ आया हुआ है, अपने केबिन में बैठा काम कर रहा है। तो सर बहुत फैसिलिटेशन बहुत थी वहाँ रिसर्च करने का, वाक़ई आपको मज़ा आता है। एनवायरनमेंट ऐसा है, इंटरनेट आ रहा है, कंड्यूसिव अच्छी एनवायरनमेंट स्पीड है। का। बहुत अच्छी स्पीड का सर, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, ना आपको सर्दी लग रही है, ना आपको गर्मी लग रही है। एक कंट्रोल टेम्परेचर हाँ, वो सेंट्रली हीटेड और सेंट्रली एयर जी, कंडीशन। जी, और जो है आप अपना कॉफ़ी लें और आप बैठें और आप अपने स्नैक्स लेके आएँ और आप बैठें और आप काम करें और जब तक चाहें आप काम करें। और दूसरा ये कि मेरे जो सुपरवाइज़र थे, ही वाज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। बस मैं उनको एक ईमेल लिखती थी और मीटिंग हमारी तय हो जाती थी। और हालाँकि वो डीन भी थे। वो मीटिंग नॉर्मली उनके ऑफ़िस में होती थी? जी, डीन भी थे। मेरा ऑफ़िस उनके ऑफ़िस के बिल्कुल साथ ही था। अच्छा। जी, तो बहुत ईमेल के ज़रिए उनसे राब्ता होता था, तो आप उन्हें कहते मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो वो आपको बताते थे कब आएँ? जी सर। सही। और इसके अलावा जो है लाइब्रेरी सर, वहाँ की बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी थी। उसके बहुत से सेक्शंस थे, जिसमें इंटर लाइब्रेरी लोन से भी आपने फ़ायदा उठाया कुछ? सर इंटर लाइब्रेरी लोन से उस तरह का, जी बिल्कुल सर, ये बिल्कुल फ़ायदा उठाया मैंने इंटर लाइब्रेरी लोन से। मैंने एक किताब पढ़नी थी, नेक्सस। हुँ। वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी के पास अवेलेबल थी, तो फिर इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी से वो किताब मुझे मंगवा के दी थी। तो वो जी बिल्कुल, लाइब्रेरी में जाती थी, ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में गुज़ारती थी। लाइब्रेरी के मुख्तलिफ़ हिस्से थे, ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग से चीज़ें थी और बड़ा वाइब्रेंट एनवायरनमेंट होता था लाइब्रेरी का। बड़ी एक्टिव पार्ट था आपने लाइब्रेरी। टीचर्स को काम करते देखा, वो डिपार्टमेंट को काफ़ी टाइम देते हैं या सिर्फ़ अपने काम से आते हैं? सर टीचर्स जो थे वो ज़्यादातर टीचर्स का ये था कि हमें ईमेल के ज़रिए आप राब्ता करें और हमारे से मीटिंग का टाइम तय करें, फिर हम मीटिंग में आ जाएँगे। मैंने ऐसा नहीं देखा कि टीचर्स का कोई बाकायदा टाइम है जिस पे वो आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेकिन मैंने देखा टीचर्स को कि वो अपने कमरों में अपने स्टूडेंट्स के साथ, रिसर्च स्कॉलर्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और उसके लिए टाइम रखा होता है? जी, मीटिंग्स कर रहे होते हैं और वो अवेलेबल होते हैं ऑफ़िसेज़ में। और समटाइम्स नहीं भी अवेलेबल होते, तो इट डिपेंड्स कि तो आपने क्लासेस भी ऑडिट की, जी सर। उसमें आपने क्या नोट किया? सर क्लासेस में मैंने एक चीज़ जो बहुत मैंने यहाँ आकर वापस उसको इम्प्लीमेंट भी किया। एक तो स्केड्यूल दिया जाता है, वीकली प्लान है। उसके बाद असाइनमेंट्स जो भी रिक्वायर हैं वो पहले दिन बता दिया जाता है बच्चों को। पहली क्लास में? जी, पहली क्लास में कोर्स आउटलाइन के साथ साथ एक स्केड्यूल दिया जाता है और स्केड्यूल के अंदर लिखा होता है कि हम किस वीक में कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसकी क्या रीडिंग्स होंगी, उसके साथ-साथ कौन से वीक में आपने कौन सी असाइनमेंट तो सबमिट आपकी करवानी यूनिवर्सिटी होती में क्वार्टर सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम है। था? सेमेस्टर सिस्टम था। सेमेस्टर सिस्टम था, साल में 2 सेमेस्टर और 1 समर का। जी, जी। समर का वो जो आधे टाइम। जी, जी। और क्लास में एक्टिविटी बेस्ड जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी थी। मास्टर्स की जो मैंने क्लासेस ऑडिट की और पीएचडी की जो क्लास मैंने ऑडिट की, उसमें ज़्यादातर काम खुद पीएचडी के स्टूडेंट करके आते थे।
टीचर सिर्फ उनको प्रोफेसर सिर्फ उनको फैसिलिटेट करता था, जो भी टॉपिक वो डिस्कस कर रहे होते थे उसमें उसको फैसिलिटेट करता था, और ज़्यादा फोकस इस बात पे होता था कि जो आपको रिसर्च प्रोजेक्ट दिया गया है, जो आपने एक मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है और उसमें क्या इशू आ रहे हैं और वो काम कैसा जा रहा है। तो लेक्चर का आधा हिस्सा जो है वो टॉपिक के डिस्कशन पे होता था और आधा हिस्सा बच्चों के वो जो जिस टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर होता था, क्योंकि वो रिसर्च का कोर्स था जो मैंने ऑडिट किया था। क्लास का साइज नॉर्मली क्या था? ऐसे क्लास का साइज़ आम तौर पर 15 से 20, मास्टर्स यानी में। मास्टर में भी इतने थे? हाँ जी, और जिन पीएचडी जिन जिन सर जिन क्लासेस को मैंने ऑडिट किया, मैं भी ज़्यादा भी हूँ, जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो डाटा मैनेजमेंट है उसमें ज़्यादा भी थे। मैंने सोशल मीडिया माइनिंग का एक कोर्स भी ऑडिट किया था, तो उसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद थी वो 30 थी। तो डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द कोर्स। नेचर ऑफ तो द जी, कोर्स। और पीएचडी का जो मैंने कोर्स ऑडिट किया था सर, उसमें जो है वो 15 स्टूडेंट थे, जो पीएचडी का कोर्स वर्क कर रहे थे। बाकी आपने रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें? जी सर, बहुत रेगुलरली सर, टीचर जो है वो क्लास में 5 मिनट पहले आ जाते हैं और अपना सारा सेटअप करते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन उन्होंने देनी है या कंप्यूटर करना है, और स्टूडेंट जो है वो उनसे भी 5 मिनट पहले क्लास में आ जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, यानी पूरा सेमेस्टर मैंने 2 क्लासेस में लेती रही, और शायद ही किसी क्लास में कोई स्टूडेंट जो है वो 5 मिनट गुजरने के बाद आया हो या 10 मिनट गुजरने के बाद आया। कपल और ऑफ टीचर टाइम। का तो सवाल ही नहीं पैदा होता नहीं, उसके बाद। टीचर का सर सवाल ही पता, टीचर तो पहले से 5 मिनट पहले से टीचर जो है वो अपनी वो क्लास पूरे शुरू टाइम कर पे क्लास शुरू हो जाती है। पूरे टाइम पे सर क्लास शुरू हो जाती है। वो बिल्कुल इस बात का। अच्छा, कॉन्फ्रेंसेस भी आपने अटेंड की? जी सर, बिल्कुल की। उसमें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर एक कॉन्फ्रेंस जो थी वो मेरे ही इंडियाना यूनिवर्सिटी में ही थी। उसमें मैंने अपना पोस्टर प्रेजेंट किया। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस था। पहली दफ़ा मैं एक किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फ़ेस टू फ़ेस मैंने पोस्टर प्रेजेंट किया। बड़े जो लोग आए हुए थे वहाँ पर, वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड और बड़े, क्या उसे कहना चाहिए, मुतजस्सिस लोग थे, क्यूरियस लोग थे। वो जानना चाहते थे कि आपकी स्टडी क्या है, और वो बड़े हेल्पफुल भी थे, बड़ी वैल्यूएबल। उन्होंने मुझे सजेशंस भी दी अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए या फर्दर इसको आगे ले जाने के लिए। यानी चंद एक लोगों ने वहाँ पर मुझे अपने ऐसे कोलीग्स के साथ भी थ्रू ईमेल बाद में जो है वो इन कांटेक्ट किया, कि जो उस एरिया के ऊपर काम कर रहे थे जिस एरिया पे मैं काम कर रही थी। तो यानी वो बहुत एक स्कॉलरली, एकेडमिकली और रिसर्च के लिहाज से बड़ा एक साउंड और बड़ा सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट है, जिसमें आप अगर पढ़ने लिखने वाला आपका मिजाज है तो आप बहुत इंजॉय करते हैं, और आपके पास बहुत से एवेन्यूज़ और बहुत से वेन्यूज़ आपके लिए ओपन होते हैं, एकेडमिक डिस्कशंस होती हैं और आप उनको इंजॉय करते हैं। अच्छा, अगर हम कुछ चीज़ें गिनना चाहें अपनी उंगलियों पे, जी सर। एजुकेशनली या सोशली जी सर। या कल्चरली, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो वहाँ आपने सीखे जी सर। और यहाँ आके आप अप्लाई करना चाहती हैं या अप्लाई कर रही हैं? जी सर। सर वो घर में भी हो सकता है, वो सोसाइटी में भी हो सकता है, वो आपकी अपने क्लासरूम में भी हो सकता है। सर वक्त के बहुत पाबंद हैं, सोशली भी और एकेडमिकली भी बहुत वक्त के पाबंद हैं, और 5 मिनट लेट भी लेट ही है। इसको बहुत सीरियस लेते हैं चीज़ों को। तो ये मैं सर कोशिश कर रही हूँ कि, क्योंकि हमारे वक्त यहाँ की बहुत। पाबंदी की जाए। जी, वक्त की पाबंदी की चले, जाए। एक पॉइंट हो गया, और कुछ चीज़ ऐसी? दूसरा सर, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप बात ऐसी कर दें जो बिल्कुल इलॉजिकल है क्लासरूम के अंदर या वैसे ओवरऑल भी आपका सोसाइटी। मजाक नहीं उड़ाते? बिल्कुल नहीं सर, वो आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनेंगे। ये भी नहीं आपको कहते कि आपको पता ही नहीं है? हाँ जी, सर पूरी तवज्जो से आपकी बात सुनेंगे, और पहले आपकी बात से कहेंगे टू सम एक्सटेंट जो आप कह रही हैं ये ठीक है। अच्छा, स्टार्ट यहाँ से लेंगे? जी, एग्ज़ैक्टली। यानी पॉजिटिव साइड से स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट लेंगे और फिर वो कहेंगे हाउएवर आई थिंक कि ये चीज़ इन माय कर, ओपिनियन दिस इन माय इज लाइक ओपिनियन दैट। आई थिंक, और अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है जी बात सर, करने का, जो कि फीडबैक। थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई भी करें और उसके बाद उसे बताएँ कि नहीं, इसका एक दूसरा तरीका भी है, और एट द एंड उसे पता चले कि इनका जो तरीका था यही ठीक था, मेरा तरीका गलत था। जी सर, फीडबैक बहुत अच्छा है उनका देने का अंदाज़। ये चीज़ मैंने लर्न की। बहुत रिगरस काम करते हैं, बड़ी तवज्जो, ईमानदारी और इंतहाई मेहनत के साथ जो काम भी वो करते हैं, उसमें तवज्जो, ईमानदारी और मेहनत, यानी कोई कसर नहीं वो छोड़ते हैं।
तो आपको लगा कि ये जो हमारी आदतें हैं इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है जी यहाँ? बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो हमारी एक पॉलिसी होती है ना कि बस गुज़ारा कर लो, वो वहाँ पे मैंने नहीं देखी। छोटे से छोटे काम के लिए भी, यानी अगर मैं मीटिंग के लिए जाना चाह रही हूँ, तो मेरा प्रोफ़ेसर मेरे से पूछता था कि क्या एजेंडा है आज की मीटिंग का? कितना टाइम लगेगा? कितना अच्छा, टाइम तुम्हें चाहिए? एस्टिमेटेड टाइम जो है वो जी। आपको पता होना चाहिए। जी, कितना टाइम आपको चाहिए? और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ऑनलाइन मीटिंग थी और मैं कनेक्ट हो गई एट टाइम, लेकिन जैसे ही मतलब हेलो हाय हुआ, तो मेरा प्रॉब्लम आ गया और कनेक्शन में डिस्कनेक्ट हो गई और मुझे 5 से 7 मिनट लगे रिकनेक्ट होने में। तो मेरे प्रोफ़ेसर ने जितना टाइम मुझे कहा हुआ था, उन्होंने मुझे उतना टाइम ही दिया। सही। उन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया हुआ था, तो उन्होंने बाकी जितने मिनट रह गए थे, उन्होंने उतने मिनट ही मेरे से बात की। सही। और बहुत कर्टियस वे में, बहुत अच्छे प्रोफेशनल वे में उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरी अगली मीटिंग है। तो ये चीज़ें सर मैंने सोशली कोई और चीज़ ऐसी कोई कल्चरली आपको लगा हो कि ये आदत हमें अपनानी चाहिए पाकिस्तानियों को? सर बहुत सी चीज़ें हैं, सोशली तो बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, किसी की तरफ अगर आप देखते हैं रास्ते में चलते हुए या मॉल में या वैसे, तो वो आपको देख के स्माइल करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा। अच्छी चीज़ लगी। दूसरा ये सर कि एक आपकी फ़िज़िकल स्पेस है, यानी जितनी जगह पे आप खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपके वो बिल्कुल उनको लगेगा कि जगह जैसे आप ग्रोसरी स्टोर पे हैं, जी, तो आपके पास से उनको या गुज़रना पड़े एस्केलेटर पे हैं या या कहीं और हैं। आपके पास से गुज़रना पड़ेगा उनको, तो वो आपको एक्सक्यूज़ मी कहेंगे। अच्छा, और इसकी माज़रत भी करते हैं हाँ साथ। जी, और थैंक यू, इवन दे आर नॉट टचिंग यू, अगर वो आपको टच नहीं भी कर रहे, फिर भी वो आपको एक्सक्यूज़ मी कहेंगे। कि आपको थोड़ा विजिलेंट करेंगे कि मैं ये करने मैं लगा आपके हूँ, करीब से गुज़रने लगा। गुज़रने लगा हूँ। और थैंक यू सर, सॉरी, थैंक यू एंड एक्सक्यूज़ मी, दीज़ आर द 3 वर्ड्स जो मैंने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान में रह के नहीं सुने थे, जितने मैंने 1 साल में वहाँ सुने। 1 साल में सुने हैं। जी सर, ये मुझे लगता है कि ये बिहेवियर हमें अपनाने की ज़रूरत है। स्माइल करके दूसरों के साथ अच्छे तरीके से मिलना, और बड़े बड़े हेल्पिंग होते हैं। यानी आप अगर देख लें, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा सर मैं बस पे जा रही थी, मेरे साथ बच्चे थे, पब्लिक लाइब्रेरी हम बड़े शौक से जाया करते थे सब। तो वो एक बुज़ुर्ग थे, अब मैं उनके एहतराम में खड़ी हुई थी कि ये बुज़ुर्ग हैं तो ये बस पे चढ़ जाएँ, और वो इसलिए खड़े हुए थे कि इनके साथ बच्चे हैं। शी इज़ अ मदर ऑफ 3 किड्स, हुँ। तो इनको पहले जाना चाहिए। हुँ, ठीक है? तो एक फिर दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। जी, तो फिर उन्होंने कहा कि यू कैन गो, हुँ, और मैंने उनका थैंक यू किया और मैं बस पे चढ़ गई, ठीक है? सही, सही। इसी तरह से सर एक दफ़ा बस में हम जा रहे थे, तो समहाउ बच्चे, मैं पहले ऊपर चली गई, बस में चढ़ गई और बच्चे बाद में आए, तो ड्राइवर ने फ़ौरन पूछा, आपके साथ कौन है? तो उन्होंने कहा हमारी मदर है हमारे साथ। तो मैंने उसको कहा दे आर विद मी। सो वो इस बात का भी ख़्याल रखते हैं कि ये बच्चे हैं, अकेले तो नहीं कहीं जा रहे, अकेले तो नहीं कहीं बस में चढ़ गए हैं, जी सर। ये कहीं गुम ही ना हो जाएँ। तो बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, वहाँ पे बच्चों मैंने वहाँ पे अपने प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोफेसर्स को देखा कि वो बड़े प्यार से, बड़े ऐसे अपने बच्चों के साथ जैसे हम डील करते हैं ना, ऐसे वो स्टूडेंट को डील करते थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हुँ, हुँ, हुँ। और एक और सर बड़ी हमारे यहाँ तो कहते हैं जी इतना प्यार से डील करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। नहीं सर, ये मेरी एक वाज़िया वहाँ पे जाके तब्दीली आई, क्योंकि ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी, अगर कोई सोसाइटी या कोई इकोनॉमी ग्रेट होती है, तो एक उसका पर्सपेक्टिव शायद माली लिहाज से या इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको पता ही है वहाँ का, उस पे क्या बात करनी, उस लिहाज से भी हम ग्रेट होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो सोसाइटी अपने रवैयों के लिहाज से हुँ। बहुत ग्रेट होती है। तो यही मेरा आखिरी क्वेश्चन था जिसका जवाब आपने खुद ही दे दिया जी सर। कि अमेरिका अगर दुनिया में सबसे आगे है इकोनॉमी वाइज़ या सोसाइटी वाइज़ तो उसकी वजूहात क्या? आपने बहुत बड़ी वजह बता दी, क्योंकि रवैये जो हैं वो मैटर करते हैं। तो डॉक्टर साहबा आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहबा 1 साल वहाँ गुज़ार के आई हैं। हमने इनको आते ही जो है वो काबू किया है कि एक पॉडकास्ट की जो है ना वो ज़रूर हमें दें। इनके बारे में जो है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी राय स्टूडेंट्स में भी पाई जाती है। ये हमारी कलीग है यूनिवर्सिटी में। आपके फिर भी कोई सवालात हों या आप कोई गाइडेंस लेना चाहें तो डॉक्टर साहबा यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में अवेलेबल हैं और बहुत जेनरस किस्म की ये डॉक्टर साहबा हैं। आप इनसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं किसी हेल्प के लिए, या नीचे कमेंट्स में इस पॉडकास्ट के आप अपने क्वेश्चंस या हेल्प के लिए आप जो है उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिए। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।